हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर 1 जो हमारा मैटर इन आवर सराउंडिंग है। ये हमारे केमिस्ट्री का भी चैप्टर नंबर 1 है। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि इसमें क्या है। तो इसमें पहला टॉपिक आता है व्हाट इज मैटर। तो इसमें मैटर में हम देखते हैं कि मैटर क्या होता है। तो चलिए देखते हैं मैटर क्या होता है। तो इसमें है द मैटर इज एनीथिंग दैट हैव मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस दैट इज वॉल्यूम। तो इसमें हम कह सकते हैं कि जैसे द मैटर इज एनीथिंग, मतलब मैटर वो सब कुछ है जो भार रखता हो और कुछ जगह घेरता हो, और इस भार रखने और जगह घेरने को हम इंग्लिश में वॉल्यूम कहते हैं। वाट एवर वी सी अराउंड अस इज़ मैटर, मतलब जो कुछ भी हम अपने आसपास देखते हैं उसे मैटर कह सकते हैं। लाइक सैंड, एयर, केरोसिन, क्लाउड एंड प्लैनेट्स आर एग्जाम्पल फॉर मैटर। जैसे बालू, हवा, मिट्टी का तेल, ऐसे ही बहुत कुछ हमारे आसपास की चीज़ें मैटर का एग्जाम्पल हैं। अब हम देखते हैं कि इंडियन फिलोसफर के ज़रिए इस मैटर के बारे में क्या बोला गया है। तो हम लोग के इंडियन फिलोसफर ये बोलते हैं कि एयर, वाटर, फायर, अर्थ एंड स्काई आर पंच तत्व और 5 एसेंशियल एलिमेंट्स। एंशियंट इंडियन फिलोसफर बिलीव्ड दैट एवरीथिंग अराउंड अस कंसिस्ट ऑफ 5 एलिमेंट्स। मतलब कि इसमें बोला जा रहा है कि जो हम लोग के इंडियन फिलोसफर थे वो इसमें विश्वास रखते थे कि हमारे आसपास की जितनी भी चीज़ें हैं उनमें एयर, वाटर, फायर, अर्थ एंड स्काई के कुछ कुछ हिस्से हैं। इसीलिए ये कहा जाता है, इन्हें पंच तत्व कहा जाता है इंडियन फिलोसफर के द्वारा। और इंडियन फिलोसफर इसे कहते हैं कि ये हमारे आसपास की सभी चीज़ें इन सभी वस्तुओं से मिलकर बनी है। अब अगले टॉपिक पे हम बढ़ते हैं, देखते हैं कि इस चैप्टर में अगला टॉपिक क्या है। अब इस चैप्टर में हम लोग का अगला टॉपिक आता है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। तो इसमें हमें मुख्य रूप से ये 2 बिंदु पढ़ने हैं, जिसमें ये है कि फिजिकल नेचर मतलब भौतिक जो इसकी प्रकृति है मैटर की वो क्या होती है। तो चलिए हम पहले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो पहले टॉपिक में है मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, मतलब कि मैटर छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है। और इसमें दूसरा टॉपिक है कि साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, मतलब जो मैटर के छोटे छोटे कण हैं उनकी जो आकार है वो कितनी छोटी है या बड़ी है। चलिए पहले टॉपिक में हम देखते हैं पहले टॉपिक में क्या दिया हुआ है। तो पहले टॉपिक में दे रहा है द मैटर कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स व्हेन वी ऐड सॉल्ट इनटू अ ग्लास ऑफ वाटर इट डिजॉल्व इंटायरली बिकॉज ऑफ सॉल्ट पार्टिकल्स टेक अप द स्पेस बिटवीन द वाटर। तो इसमें ये बताया गया है कि हम एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा इसे दर्शा सकते हैं कि मैटर जो है पार्टिकल्स के द्वारा बने होते हैं। तो इसमें दे रहा है द मैटर कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स, मैटर पार्टिकल्स को ग्रहण करता है या मैटर पार्टिकल्स होते हैं, मैटर में पार्टिकल्स होते हैं। व्हेन वी ऐड साल्ट इनटू अ ग्लास ऑफ वाटर, जब हम साल्ट यानी कि नमक को एक पानी में मिलाते हैं, इट डिजॉल्व इंटायरली बिकॉज साल्ट पार्टिकल्स टेक अप द स्पेस बिटवीन द वाटर पार्टिकल्स। तो जब हम नमक को उस पानी में मिलाते हैं तो वो नमक पूरी तरीके से गायब हो जाता है और वाटर का लेवल भी नहीं बढ़ता है। ये इस वजह से होता है क्योंकि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में स्पेस रखे रहते हैं, जिसे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं। इसी वजह से जो वाटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच का जो जगह होता है उसमें आके नमक के जो पार्टिकल्स होते हैं वो आके स्थिर हो जाते हैं, जिसकी वजह से वाटर का लेवल नहीं बढ़ता है।
अब इसमें अगला टॉपिक दे रहा है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, मतलब जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं। इफ़ वी ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ब्लू इंक इन water and pour out of 1/10 of the blue water is another glass of the clear water, it spread out and make the clear water blue। मतलब इसमें कह रहा है कि जब हम पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं। इफ़ वी ऐड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ ब्लू इंक इन वाटर, अगर हम कुछ बूंदे नीले रंग की अगर वाटर में डालें और उसे अच्छी तरह से मिक्स होने दें और उसके बाद कुछ समय बाद जो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, उस वाटर का 1/10 भाग एक दूसरे क्लियर वाटर में डालें, तो वो जो वाटर रहेगा क्लियर वाटर, वो 1/10 ऑफ ब्लू वाटर की वजह से वो पूरा जो है नीला हो जाएगा। ये इसकी वजह से होता है साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, मतलब इसकी वजह से होता है क्योंकि जो ब्लू इंक है उसमें बहुत ही छोटे छोटे करोड़ों लाखों कण होते हैं, जिसकी वजह से वो पहले जो वाटर का ग्लास होता है उसमें डिजॉल्व हो जाता है। फिर जब उसका 1/10 लेते हैं तो उसमें से जो कण होते हैं वो इस दूसरे क्लियर वाटर के ग्लास में भी आता है, जिसकी वजह से वो डिजॉल्व होता है और वो पार्टिकल्स जो होते हैं वो उसमें फैल के उसे नीला रंग देते हैं। अब इसमें अगला टॉपिक आएगा, देखिए यहाँ पे फिर वही एक्सप्लेनेशन किया है कि particles of matter are very small. If we add a few drops of blue ink in water and pour out 1/10 of the blue water in another glass of clear water, it spread out and make it the clear water blue। मतलब क्लियर वाटर को ब्लू बनाए, ये हमने बता दिया आपको। अब इसमें आता है we can infer that the blue ink drops consist of millions of tiny particles which keep diffusing with water particles। मतलब इसमें दे रहा है we can infer that the blue ink drops consist of millions of tiny particles, मतलब जो ब्लू इंक के पार्टिकल्स हैं वो लाखों करोड़ों छोटे छोटे पार्टिकल्स से बने हुए हैं, जिसकी वजह से अगर हम उसके 1/10 को भी क्लियर वाटर में मिलाते हैं तो वो वाटर के पार्टिकल्स में डिजॉल्व होकर उसे ब्लू कलर दे देंगे। अब अगले टॉपिक पे हम बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें अगला टॉपिक क्या है। अब इसमें अगला टॉपिक आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर पार्टिकल्स। तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब होता है गुण, इसका गुण क्या है। तो इसमें हमें मूल रूप से 3 गुण पढ़ने हैं। तो जिसमें पहला गुण ये है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जो पार्टिकल होता है उस जो मैटर होता है उसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। तो ये एक एक्सपेरिमेंट दर्शाया गया है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले किया है। तो देखते हैं उस एक्सपेरिमेंट को फिर से कि क्या है उस एक्सपेरिमेंट में। इन प्रीवियस एक्सपेरिमेंट we have observed that the salt particles take up the space between water particles. Similarly, the particles of blue ink take up the space between water particles। तो इसमें दे रहा है कि जो नमक के कण थे वो वाटर के जो पार्टिकल्स हैं उसमें आसानी से डिजॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि उसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है, जिसकी वजह से वाटर का लेवल बढ़ता नहीं है, जबकि नमक पूरी तरीके से वाटर में डिजॉल्व हो जाता है। जैसे कि ब्लू इंक में भी यही होता है, जो नमक में होता है कि वो आपस में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस की वजह से ब्लू तरीके से डिजॉल्व हो जाती है। अब इसमें अगला पॉइंट है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन कंटिन्यूअस मोशन। तो इसमें एक एक्सपेरिमेंट यहाँ भी है कि एक्सपेरिमेंट क्या है, चलिए देखते हैं। व्हेन वी प्लेस अ लिट इंसेंस स्टिक इन अ रूम द स्मेल spread in the whole room, it is because the particles are moving and they slowly spread out in the room। तो इसमें दे रहा है व्हेन अ प्लेस अ लिट इंसेंस स्टिक, मतलब कि जब हम एक अगरबत्ती को किसी एक जगह पे रखते हैं इन द रूम, मतलब किसी कमरे में एक जगह पे रख देते हैं,
द स्मेल स्प्रेड इन द होल रूम, उस अगरबत्ती की महक पूरे कमरे में फैल जाती है। इट इज़ बिकॉज द पार्टिकल्स आर मूविंग एंड दे स्लोली स्प्रेड आउट इन द रूम, ये इस कारण होता है क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं वो गैसियस फॉर्म में होते हैं, गैसियस फॉर्म के पार्टिकल्स मूव करते रहते हैं और मूव करने के कारण वो एयर में एक जगह से दूसरी जगह मूव करते करते उसकी जो महक होती है वो पूरे कमरे में फैल जाती है। अब इसमें दे रहा है अगला कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर पोजेस काइनेटिक एनर्जी दैट इज वाई दे आर इन कंटिन्यूअस मोशन। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर पोजेस काइनेटिक एनर्जी, जो ये काइनेटिक एनर्जी का पार्ट है वो हम एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में अच्छे से पढ़ेंगे। तो अभी हम केवल इतना जानते हैं कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, उनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है और ये काइनेटिक एनर्जी ये होती है कि वे मान लीजिए कि एक बल है जिसके कारण वो आपस में हिलते रहते हैं, ये काइनेटिक एनर्जी है। जब आपस में टकराते रहते हैं ये काइनेटिक एनर्जी के कारण होता है। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर पोजेस काइनेटिक एनर्जी, पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के उनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। दैट इज़ वाई, ये किस कारण होता है, दे आर इन कंटिन्यूअस मोशन, इसी कारण ये कंटिन्यूअस मोशन में होते हैं। ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल हीट एनर्जी दे स्टार्ट मूविंग फास्टर, और जब हम इसे बाहर से ऊर्जा देते हैं, ऊर्जा के रूप में गर्मी देते हैं, हीट देते हैं, तो ये काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से ये जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के तेज़ी से मूव करने लगते हैं। अब इसमें थर्ड और लास्ट पॉइंट पे हम देखते हैं। थर्ड और लास्ट पॉइंट क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तो इसमें दे रहा है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को खींचते हैं। तो ये किस कारण होता है देखते हैं। देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर, इट इज़ द फोर्स दैट कीप्स द पार्टिकल्स टुगेदर, द फोर्स स्ट्रेंथ वेरियस बेस्ड ऑन द मैटर टाइप। देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो यहाँ पे एक जो नाम दिया हुआ है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये नाम याद कर लीजिएगा कि फोर्स एक्टिंग, अट्रैक्शन फोर्स एक्टिंग। तो इसको हमने बताया कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में खींचे रहते हैं, जिसकी वजह से उनका आकार चेंज नहीं होता है। जो सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए सॉलिड का जो होता है आकार चेंज नहीं होता है आसानी से। इट इज़ द फोर्स दैट कीप्स द पार्टिकल्स टुगेदर, इसी वजह से जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में बंधे हुए होते हैं। द फोर्स स्ट्रेंथ वेरीज बेस्ड ऑन द मैटर टाइप, और ये जो फोर्स होता है वो मैटर के टाइप पे जो है निर्भर करता है। तो चलिए अब देखते हैं हमारे पास कौन कौन से मैटर के टाइप हैं। तो इसमें अगला टॉपिक आता है स्टेट ऑफ मैटर। तो इसमें स्टेट ऑफ मैटर में हमारे पास मूल रूप से 3 प्रकार के मैटर होते हैं, जिसमें पहला है सॉलिड, दूसरा है लिक्विड और तीसरा है गैस। तो अब हम एक एक करके इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे कि सॉलिड, लिक्विड और गैस के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। चलिए देखते हैं इन सब के कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सबसे पहले हम सॉलिड के कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। सॉलिड के कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं। तो सॉलिड के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि हैव अ डेफिनिट शेप, मतलब इसका जो शेप होता है वो एकदम एक आकार का होता है, इसका बदलाव नहीं होता है अगर जब तक इस पे फोर्स न डाला जाए। अब दूसरा है कि हैव अ फिक्स्ड बाउंड्रीज, मतलब कि जब तक इस पे फोर्स नहीं डाला जाएगा तो ये अपनी बाउंड्री को चेंज नहीं करेगा, ये जिस आकार में है उसी आकार में रहेगा। और अगला है थर्ड कि हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, मतलब कि ये जो है कि नाम मात्र कंप्रेस कर सकते हैं, मतलब इसे दबा नहीं सकते हैं। और चौथा है हैव टाइटली पैक्ड पार्टिकल्स, और इसको जो पार्टिकल्स होते हैं वो एकदम आपस में टाइटली पैक्ड होते हैं, क्योंकि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। और पांचवा है डिफ़िकल्ट टू चेंज शेप, मतलब इसका शेप चेंज करने में इसकी बहुत ही कठिनाई आएगी, क्योंकि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की जगह पार्टिकल्स अपनी स्थिति पे बने रहना चाहेंगे। हैव अ डेफिनिट वॉल्यूम, मतलब इसका जो मास रहेगा और ये जो जगह घेरेगा वो हमेशा एक ही रहेगा जब तक इसमें फोर्स डाल के इसके आकार को बदला ना जाए, लेकिन इसका मास समान ही रहेगा।
और सातवां है मे ब्रेक ऑन अप्लाइंग ऑन एक्सटर्नल फोर्स, मतलब कि जब तक हम इस पे बाहरी बल नहीं डालेंगे तब तक हम इसे तोड़ या इसका आकार बदल नहीं सकते हैं। अब हम चलिए लिक्विड के कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि लिक्विड में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो लिक्विड में पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है कि हैव नो फिक्स्ड शेप, मतलब इसका फिक्स्ड शेप नहीं होता है, हम इसे जिस बर्तन में रखते हैं उसी बर्तन का आकार ले लेता है। अब दूसरा है हैव नो डेफिनिट बाउंड्रीज, मतलब इसकी जो आकार की जो सबसे बाहरी बाउंड्री है वो फिक्स नहीं होती है, वो किसी भी आकार में आ सकती है। अब तीसरा है हैव नो फिक्स्ड वॉल्यूम, मतलब इसका जो स्पेस ऑक्युपाई करेगा वो कोई फिक्स नहीं है। अब चौथा है कैन चेंज शेप, ये अपना शेप चेंज कर सकता है। टेक द स्पेस ऑफ कंटेनर इन विच दे आर स्टोर्ड, मतलब जिस कंटेनर में आप रखेंगे ये उसी का आकार ले लेगा। और छठवां है वह एबिलिटी टू फ्लो, ये एक एबिलिटी रखता है कि ये फ्लो कर सकता है, क्योंकि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न इतना ज़्यादा है कि ये इसे एक निश्चित आकार दे और न इतना कम है कि ये इसे फ्रीली मूव करने दे। एक ऐसा फोर्स है कि जो इसे न इन सब के पार्टिकल्स को न टूटने देता है और न एकदम क्लोजली इम्पैक्ट करता है। और इसमें सतवा है आर नॉट रिजिड, ये सॉफ्ट होते हैं, कठोर नहीं होते हैं। आर फ्लूइड, ये फ्लूइड है, मतलब ये आसानी से बह सकते हैं। अब इसमें दो बिंदु है बीच में, देखिए क्या है बिंदु, द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन अ लिक्विड्स पार्टिकल्स इज नॉट वेरी स्ट्रांग एंड देयरफॉर फ्लूइड कैन फ्लो इजली। तो ये हमने बताया कि जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो न ज़्यादा अधिक है और न ज़्यादा कम है। अब दूसरा पॉइंट है देयर आर स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स थस अनलाइक सॉलिड दे आर अलाउ डिफ्यूजन, तो इसके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस है जिसकी वजह से ये सॉलिड की अपेक्षा आसानी से किसी चीज़ को अपने में मिक्स कर लेते हैं। अब हम लास्ट मैटर का देखेंगे कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, जो है गैस। तो हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि गैस के कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो इसमें पहला कैरेक्टरिस्टिक है कि हैव नो फिक्स्ड शेप, इसका कुछ फिक्स्ड शेप नहीं है। अब दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है कि हैव नो डेफिनिट बाउंड्रीज, इसका भी डेफिनिट बाउंड्रीज नहीं है क्योंकि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स इज मोर देन दैट ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, इसकी वजह से जो इसके पार्टिकल्स हैं वो बहुत दूर दूर हैं अपेक्षा की लिक्विड और सॉलिड के। और इसमें चौथा है पार्टिकल्स आर इन कंटिन्यूअस मोशन, जो इसके पार्टिकल्स हैं कंटिन्यूअली मूव करते रहते हैं क्योंकि इसमें काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। इसी तरह लिक्विड में काइनेटिक एनर्जी एकदम स्टेबल है, न ज़्यादा है न कम है, और सॉलिड में काइनेटिक एनर्जी कम है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। पांचवा पॉइंट है स्पीड ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीजेज विथ एन इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर, मतलब कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो जो इसकी काइनेटिक एनर्जी है वो भी इंक्रीज होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जब हीट पाती है तो उसके बाहर से हीट उस पर फोर्स का काम करता है जिसकी वजह से वो तेज एक्ट करती है। इसी वजह से जो काइनेटिक एनर्जी है वो टेम्परेचर पे निर्भर करती है। अब इसके गैस के थोड़े और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, देखते हैं वो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब इसमें छठवां कैरेक्टरिस्टिक्स आता है कि पार्टिकल्स आर लूजली पैक्ड एंड द अट्रैक्शन बिटवीन देम इज आल्सो लेस, जो पार्टिकल्स हैं वह लूजली पैक्ड, मतलब कि वह पास पास नहीं रहते हैं, और जो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम इज आल्सो लेस, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसमें कम होता है। अब इसमें दिया है कि गैस कैन बी हाईली कंप्रेस्ड compared to the solid and liquid and so large volume of gas can be compressed in small cylinder and transported। तो इसमें दे रहा है गैस कैन बी हाईली कंप्रेस्ड, तो गैस बहुत ही ज़्यादा मात्रा को, जो गैस की बहुत ही ज़्यादा मात्रा है उसको बहुत ही छोटे आकार में किया जाता है, क्योंकि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने की वजह से पार्टिकल में बहुत दूरी होती है, इसी वजह से उसे कंप्रेस किया जाता है और पार्टिकल्स को पास पास ले आया जा सकता है। Compared to the solid and liquid and so large volume of gas can be compressed in a small cylinder and transported। Compared to the solid and liquid, solid और liquid के कंपेयर में इसे बहुत ही ज़्यादा कंप्रेस किया जा सकता है।
एंड सो लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस, और बहुत ज़्यादा गैस के वॉल्यूम को बहुत ही छोटे सिलेंडर में भरा जा सकता है और आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। जैसे कि एलपीजी जो हमारे घर में खाना बनाने का काम आता है, ऑक्सीजन सिलेंडर जो हॉस्पिटल में मरीजों को लगाया जाता है, और सीएनजी जो गाड़ियों में फ्यूल के रूप में प्रयोग होता है। अब गैस का एक आखिरी कैरेक्टरिस्टिक्स बचा है, देखिए उसको देख लेते हैं। गैसेज डिफ्यूज फास्टर इनटू अदर गैसेज टू द हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल्स एंड लार्ज स्पेस बिटवीन देम। तो इसमें दे रहा है गैस डिफ्यूज फास्टर इनटू अदर गैसेज टू हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल्स एंड लार्ज स्पेस बिटवीन देम। मतलब कि गैस डिफ्यूज फास्टर इनटू गैसेज, मतलब गैसेस जो हैं वो दूसरी गैसों में आसानी से मिक्स हो जाती हैं। अदर गैसेस टू हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल्स, दूसरी गैसेस से मिक्स हो जाती हैं क्योंकि इसके काइनेटिक एनर्जी इसमें ज़्यादा होती है, जिसके पार्टिकल्स इसके मूव तेज़ी से करते हैं, और जो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कम होता है, जिसके भी कारण इसके पार्टिकल्स में स्पेस कम होते हैं और ये आपस में मिक्स हो जाते हैं आसानी से। अब देखते हैं चेंज ऑफ स्टेट। चेंज ऑफ स्टेट को हम देखते हैं तो वाटर कैन बी एक्सचेंज इन द 3 डिफरेंट स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो जो ये वाटर है, ये वाटर पे आया है कि चेंज ऑफ स्टेट क्या है। तो वाटर का एग्जांपल हम ले लेते हैं। वाटर जैसे कि सॉलिड में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, जैसे आइस क्यूब्स हो गए, आइस बॉक्स हो गए, और लिक्विड में भी, फ्लूइड में भी आ सकता है, और गैस वेपर्स में भी आ सकता है। तो अब देखते हैं कि चेंज ऑफ स्टेट का कैसे टेम्परेचर और प्रेशर से रिलेशनशिप है। तो इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, तो जो स्टेट है उस पर चेंज ऑफ टेम्परेचर का क्या असर पड़ता है, तो हम देखते हैं इस पर। व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीजेस। जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो जाता है। तो इस हिसाब से हम ये भी मान सकते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है उसका भोजन, जैसे हम लोग को भोजन से ऊर्जा मिलती है तो हम थोड़ा तेज काम कर सकते हैं, इसी तरह काइनेटिक एनर्जी को भी टेम्परेचर से ऊर्जा मिलती है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं जो काइनेटिक एनर्जी है उसका भोजन टेम्परेचर है। अब अगला देखिए, द हीट सप्लाइड ओवरकम्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जब हम हीट देते हैं किसी भी स्टेट ऑफ मैटर को, तो वो जो हीट है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम कर देती है, जिसकी वजह से पार्टिकल्स फ्रीली मूव कर सकते हैं। द पार्टिकल स्टार्ट मूविंग फ्रीली। इसी वजह से जो पार्टिकल्स हैं वो आसानी से मूव कर सकते हैं। दिस इज द स्टेट एट विच आइस गेट कन्वर्टेड इनटू वाटर। और इसी कारण जो आइस है वो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो कम हो जाएगा तो उसकी पार्टिकल्स फ्रीली मूव करने लगेंगे और वो फ्लो करने लगेंगे ईजिली। दिस मिनिमम टेम्परेचर एट आइस टर्न्स इनटू वाटर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। मतलब कि जो सबसे कम टेम्परेचर हो आइस का, जिस पे वो वाटर में चेंज हो जाए, उसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहेंगे या मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे। अब अगले पॉइंट पे हम चलते हैं, देखते हैं इसमें अगला पॉइंट क्या है। अब इसमें हमें अगला पॉइंट मिलेगा कि जो ये सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, इसको किस प्रोसेस से हम चेंज कर सकते हैं आपस में। मतलब क्या इस पे इफ़ेक्ट डालेंगे तो ये आपस में चेंज हो सकता है। तो जैसे कि हम सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए हीट देंगे, यहाँ पे एक मिस्टेक हो चुकी है, इसको सही कर लीजिएगा। हीट देंगे, और लिक्विड को गैसियस में करने के लिए इसे भी हीट देंगे, और गैस को लिक्विड में करने के लिए इसे हम कूल करेंगे, और लिक्विड को सॉलिड में करने के लिए इसे भी हम कूल करेंगे। ये किस कारण होता है? क्योंकि सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए हमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम करना होगा, जिसके पार्टिकल में दूरी हो, इसलिए हम हीट देंगे जिससे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। और मान लीजिए गैस को लिक्विड स्टेट में चेंज करना है तो हमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ाना होगा, क्योंकि जो गैस है उसके पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने से वो पास पास आएंगे, जिससे हम कूलिंग देंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। अब इसमें अगला पॉइंट आएगा
टेम्परेचर ऑफ सॉलिड रिमेन्स द सेम वेयर डज द हीट एनर्जी गो। तो मतलब इसमें दे रहा है कि जब हम सॉलिड को हीट देंगे तो एक टाइम के बाद उसमें हीट जो है वो उसका सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं, तो जो हम हीट दे रहे हैं वो जा कहाँ रही है। तो इस जो हीट हम दे रहे हैं वो जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है लेकिन एक समय के बाद जो नहीं बढ़ेगा उस हीट को हम कह सकते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इस प्रोसेस को लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कह सकते हैं, जिसका मीनिंग है हिडन हीट। इट इज़ यूज टू ब्रेक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो हीट है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने में, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ब्रेक करने में यूज होता है। तो इसमें देखते हैं द सेम इज़ अप्लाइड टू लिक्विड स्टेट, और ऐसा ही हम लिक्विड स्टेट पे अप्लाई करेंगे। व्हेन मोर हीट इज प्रोवाइड द पार्टिकल्स इन लिक्विड स्टेट attain more kinetic energy and force of attraction reduce, letting the particles move even more freely। तो और जब हम इस पे हीट डालेंगे तो जो लिक्विड है उसके जो पार्टिकल्स हैं वो अट्रैक्शन कम हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, जिसकी वजह से उसके पार्टिकल्स अच्छे से मूव करने लगेंगे। अब हम इसमें आगे देखते हैं कि इसमें लिक्विड के आगे क्या और भी इफ़ेक्ट पड़ते हैं टेम्परेचर के, चलिए देखते हैं। और इसी हीट के कारण जो लिक्विड स्टेट है वो गैसियस स्टेट में कन्वर्टेड हो जाता है। और जो अब हम इसमें देखेंगे कि ये जो कन्वर्सन होता है उससे क्या नाम दिए जाते हैं। तो इसमें अभी आप सब्लिमेशन देखिए कि सब्लिमेशन इज़ द ट्रांसफ़र हो जाएगा यहाँ पे ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड टू अ गैसियस स्टेट विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड। मतलब कि ट्रांसफ़र ऑफ गैसियस स्टेट टू डायरेक्ट सॉलिड लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट टू डायरेक्ट सॉलिड स्टेट विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड। मतलब कि बिना लिक्विड में चेंज हुए गैस से सीधा सॉलिड में चेंज हो जाना ही ये जो है सब्लिमेशन कहलाता है। अभी इसमें अगला टॉपिक आता है इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। तो इस टॉपिक को हम देखते हैं कि इस टॉपिक में क्या होता है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर आ जाता है। तो इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर मतलब कि प्रेशर के चेंज करने पर, प्रेशर डालने पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है मैटर के चेंज होने में। तो देखते हैं इसमें द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर इज़ ड्यू टू द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स। तो जो पार्टिकल्स के डिस्टेंस होता है पार्टिकल्स के बीचों में, उसी कारण ये जो मैटर है वो अपना सॉलिड लिक्विड गैसियस स्टेट में चेंज होता है। जैसे कि जब पार्टिकल्स दूर दूर हो जाते हैं तो गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है, और जब पार्टिकल्स एकदम पास पास आ जाते हैं तो सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाता है। इसी तरह जब पार्टिकल्स के डिस्टेंस है उसी पर निर्भर करता है कि जो वो मैटर होगा वो किस स्टेट में होगा। When we apply pressure we are bringing the particles closer, hence by converting gaseous to liquid। मतलब कि जब हम प्रेशर डालते हैं तो हम उस पर ये फोर्स डालते हैं कि जो उसके पार्टिकल्स हैं वो पास पास आ जाएं, मतलब कि वो नज़दीक आ जाए, जिसकी वजह से उसका स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो जाए। जैसे कि हम उदाहरण ले सकते हैं एलपीजी। जो ये एलपीजी है वो असल में गैसियस स्टेट में होती है, और हम इसे हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर पे इसे जब कंप्रेस करते हैं तो ये लिक्विड फॉर्म पे बदल जाती है, और ये हम लोग के सिलेंडर में भर के जो खाना बनाने की यूज में आती है इसे एलपीजी कहते हैं। अब चलिए अगले टॉपिक में हम देखते हैं। अगला टॉपिक है कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन में क्या है देखते हैं। इस कंडेंसेशन वाटर वेपर्स इन द atmosphere on cooling convert into water, this process is called condensation। तो इसमें कह रहा है वाटर वेपर्स इन द एटमॉस्फेयर, जो वाटर वेपर्स होते हैं जो गैसियस फॉर्म में होते हैं जो वायुमंडल में हम लोग के, ऑन कूलिंग कन्वर्ट्स इनटू वाटर, जिसे हम कूल करेंगे तो ये वाटर में कन्वर्ट हो जाएंगे यानी कि लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन।
तो इस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कह सकते हैं। अब अगला है द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ गैस इनटू अ लिक्विड ऑन कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन। मतलब कि गैस को ठंडा करने पे अगर हमें लिक्विड प्राप्त हो जा रहा है तो इसे हम कंडेंसेशन कह सकते हैं। और कंडेंसेशन कैन अकर एट द लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। इन दिस condition the particles of gas come together to form a larger particles of liquid। मतलब कि कंडेंसेशन कैन अकर एट अ लो टेम्परेचर, कंडेंसेशन लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, मतलब कि कम तापमान और अधिक दबाव पे जो है वो कंडेंसेशन होता है। इन दिस कंडीशन द पार्टिकल्स ऑफ गैस कम टुगेदर टू फॉर्म अ लार्जर पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड। जो ये स्थिति है, इस स्थिति पे जो गैस के पार्टिकल्स है वो आपस में आके एक बड़े पार्टिकल्स बनाते हैं, क्योंकि लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो गैस के पार्टिकल्स की अपेक्षा थोड़े बड़े होते हैं, जिसकी वजह से पार्टिकल्स आपस में आके एक बड़े पार्टिकल्स बनाते हैं और स्टेट ऑफ मैटर चेंज होकर गैस टू लिक्विड चला जाता है। और इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं जैसे वाटर साइकिल ऑफ नेचर। तो वाटर साइकिल ऑफ नेचर में क्या होता है, जो हमारे रिवर्स में वाटर फ्लो करता है वो सन की रेस के कारण हीट होकर वो वाटर वेपर में बदल जाता है, और वाटर वेपर में बदलने के कारण वो जब आसमान में जाता है तो वो कम टेम्परेचर और हाई प्रेशर होने के कारण वो आपस में कंप्रेस होकर कंडेंसेशन होता है, और वहाँ पे वो बादल का रूप लेता है। और बादल के रूप लेने के बाद जब उसमें अधिक भार हो जाता है तो वाटर ड्रॉपलेट्स की तरह वो ज़मीन पे गिरता है, और फिर यही प्रोसेस चलता रहता है। अब हम अगर आखिरी नहीं अगले टॉपिक पे चलते हैं कि अगले टॉपिक में क्या है। तो यहाँ पे जो ये सब प्रोसेस हैं उनको नाम दिया गया है। तो इन प्रोसेस को क्या नाम दिया गया है हम देखते हैं। तो इन प्रोसेस में यहाँ पे सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है। तो इसमें क्या नाम दिया गया है, अगर हम सॉलिड को लिक्विड में चेंज करते हैं तो इसे हम फ्रीजिंग कह सकते हैं, और लिक्विड को गैस में चेंज करते हैं तो वेपराइजेशन कहते हैं, और गैस को माफ़ कीजिएगा यहाँ पे गलती हो गई, सॉलिड को अगर लिक्विड में चेंज करते हैं तो मेल्टिंग कहेंगे, और गैस अगर लिक्विड को गैस में चेंज करते हैं तो वेपराइजेशन कहेंगे, और गैस को सॉलिड में चेंज करते हैं तो सॉलिडिफिकेशन कहेंगे। अब इसी प्रोसेस को अगर हम उल्टा करें, गैस को अगर हम लिक्विड में चेंज करें तो इसे कंडेंसेशन कह देंगे, और लिक्विड को सॉलिड में चेंज करेंगे तो इसे फ्रीजिंग कह देंगे, और सॉलिड को अगर गैस में चेंज करेंगे तो इसे सब्लिमेशन कह देंगे। अब अगले टॉपिक में हम चलते हैं, जो इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन क्या है, तो इवेपोरेशन को हम देखते हैं। इवेपोरेशन डज नॉट ऑलवेज रिक्वायर अ चेंज इन द टेम्परेचर। मतलब जो इवेपोरेशन है वो हमेशा टेम्परेचर के चेंज पे निर्भर नहीं करता है। अगर टेम्परेचर कम भी होगा तब भी इवेपोरेशन होगा, लेकिन रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होगा। जैसे बारिश के मौसम में अगर हम कपड़ा सुखाएंगे तो थोड़ी देर में सूखेगा, लेकिन सूखेगा। वही गर्मी में सुखाएंगे तो जल्दी सूख जाएगा। मतलब इससे निर्भर करता है कि ये टेम्परेचर, इससे पता चलता है कि ये टेम्परेचर पे निर्भर नहीं करता है, क्योंकि जो इवेपोरेशन है वो उस टाइम भी हो रहा है जब टेम्परेचर कम है। वाटर ऑन द फ्लोर एंड वेट क्लोथ्स हैंगिंग ऑन द ट्रेन्स ड्राई अप आफ्टर सम टाइम। मतलब वाटर ऑन द फ्लोर एंड वेन क्लोथ्स हैंगिंग ऑन द ट्रेन्स ऑफ ड्राई आफ्टर सम टाइम। जो ज़मीन पे पानी होता है और जो गीले कपड़े होते हैं हम उसे जब रस्सी पे सुखाने के लिए टांगते हैं तो वो कुछ समय बाद सूख जाते हैं, ये इवेपोरेशन है। और यहाँ हमने आपकी जानकारी के लिए डाला है कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 373 केल्विन। तो ये केल्विन क्या है, केल्विन एक टेम्परेचर मापने की इकाई है, और ये सेल्सियस को केल्विन में सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए हम 273 जोड़ देंगे सेल्सियस में तो वो केल्विन में बदल जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि हमें 50 सेल्सियस को केल्विन में बदलना है, तो इसमें हम अगर 273 जोड़ दें तो यहाँ पे हमें कितने केल्विन मिलेंगे, यहाँ पे केल्विन मिलेंगे हमें 323 केल्विन मिलेंगे। तो इसी तरह हमें यहाँ पे जो है सेल्सियस को केल्विन में बदल सकते हैं। ये हमने आपकी जानकारी के डाल दिया। अब इवेपोरेशन में हम आगे बढ़ते हैं। इवेपोरेशन क्या करता है अब हम उसके बारे में देखते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ वाटर ऑलरेडी पोजेस काइनेटिक एनर्जी। सम पार्टिकल्स ऑन द सरफेस गेन मोर काइनेटिक एनर्जी एंड बिकम वाटर वेपर्स। मतलब कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो
काइनेटिक एनर्जी उनके पास होती है, लेकिन जो सरफेस पे पार्टिकल्स होते हैं उनके पास जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो हीट के कारण ज़्यादा हो जाती है, जिसकी कारण वे तेज़ी से मूव करने लगते हैं और आपस में हीट पैदा करके वो वाटर पेपर बन जाते हैं। अब अगला टॉपिक है इसमें, दिस कन्वर्सेशन फॉर्म लिक्विड टू गैस विदाउट रीचिंग इट्स बॉइलिंग इज कॉल्ड इवेपरेशन। तो इसमें दे रहा है द कन्वर्सेशन फ्रॉम लिक्विड टू गैस, मतलब लिक्विड से गैस बदलने में विदाउट रीचिंग इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपरेशन। मतलब कि लिक्विड से अगर वो गैस में बदल रहा है, लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस है, तो 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचे बिना वो अगर गैस फॉर्म में बदल जा रहा है तो उसे हम इवेपरेशन कहेंगे। जैसे कि इवेपरेशन अकर ऑन द टॉप सरफेस इफ द सरफेस एरिया इज मोर द रेट ऑफ इवेपरेशन इंक्रीजेज। मतलब इवेपरेशन अकर ऑन द टॉप सरफेस ऑफ इफ द सरफेस एरिया इज मोर द रेट ऑफ इवेपरेशन इंक्रीजेज। मतलब जो इवेपरेशन होता है वो हमेशा जो टॉप सरफेस होता है उसी पे से अकर होता है, क्योंकि उसी पे हीट आती है और वो सारी हीट ऑब्जर्व कर लेती है और इनर सरफेस तक जाने नहीं देती है, जिसके कारण वो टॉप सरफेस पे हमेशा इवेपरेशन काज होता है। अगर एरिया हम बढ़ा दें, मान लीजिए कि एक छोटा कपड़ा लिए हैं, वो गीला है, तो उसमें जो रेट ऑफ इवेपरेशन होगा वो बड़े कपड़े के अपेक्षा कम होगा, क्योंकि सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो हीट ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा, और हीट ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा तो उसकी वजह से जो इवेपरेशन होगा वो तेज़ी से होगा और रेट ऑफ इवेपरेशन बढ़ेगा। द राइज ऑफ टेम्परेचर इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपरेशन। अगर हम टेम्परेचर अधिक कर देते हैं तो जो इवेपरेशन होगा वो भी तेज़ बढ़ेगा, क्योंकि जो हीट होगी वो ज़्यादा आएगी और जो हीट होगी वो काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाएगी, और काइनेटिक एनर्जी अधिक होने के कारण जो इवेपरेशन होगा वो अकर होगा। अब देखते हैं इसमें अगला टॉपिक, ये लास्ट है हमारा इस चैप्टर का, इसके बाद ये हम लोग का चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो देखते हैं इसमें क्या है। इवेपरेशन कॉजेस कूलिंग, मतलब जो इवेपरेशन है वो कूल यानी कि ठंडा करता है, इवेपरेशन के कारण ठंडक मिलती है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं कि स्वीटिंग और परपिरेशन इज़ द बॉडीज़ नेचुरल वे टू कीप इट कूल। सॉरी, स्वीटिंग इज़, यहाँ पे गलती हो गई, स्वीटिंग इज़ प्रिपरेशन इज़ द बॉडीज़ नेचुरल वे टू कीप इट कूल। मतलब जो हमें पसीना आता है वो बॉडी, जैसे मान लीजिए कि हम दौड़ते हैं तो दौड़ने पे हमारी जो शरीर है वो हीट पैदा करती है, और हीट पैदा करती है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो उस हीट को कम करने के लिए हमारी जो शरीर है वो पसीना छोड़ता है, जिसकी वजह से जो बॉडी है वो ठंडक होती है। और ये पसीना छोड़ने के कारण ठंडक नहीं मिलती है, जब वो पसीना छोड़ता है तो जो इवेपरेशन होता है, इवेपरेशन होने से जो पानी भाप बनता है, तो पानी जब भाप बनेगा तो टेम्परेचर जो है बढ़ेगा, तो वाटर का टेम्परेचर बढ़ेगा, तो जो भाप बनने के साथ साथ वो शरीर का भी जो टेम्परेचर है वो बढ़ेगा। लेकिन जब पानी भाप बनेगा तो वो जो शरीर का टेम्परेचर है उसको भी गेन करके उसे वाटर वेपर बना देगा, जिसकी वजह से शरीर का जो टेम्परेचर है वो कम होने लगेगा। अब इसमें लास्ट एकदम टॉपिक है, इफ़ एब्जॉर्ब्स इट का यहाँ पे कॉटन क्लॉथ के रूप में प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि कॉटन क्लॉथ एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द स्किन एंड एक्सपोज इट टू द एटमॉस्फेयर फैसिलिटेटिंग इजी इवेपरेशन। मतलब इसमें दे रहा है इट एब्जॉर्ब्स, मतलब कि कॉटन जो क्लॉथ होता है वो आसानी से हमारे पसीने को एब्जॉर्ब कर लेता है और इवेपरेशन में मदद करता है, क्योंकि कॉटन क्लॉथ जो होता है वो जल्दी हीट को एब्जॉर्ब करता है, इसीलिए वाटर को एब्जॉर्ब करता है, और हीट जो अब उस पर पड़ेगी तो जल्दी इवेपरेट होगा। इसी वजह से जब हम गर्मी में रहते हैं तो अधिकतर कॉटन का क्लॉथ पहनते हैं, जिसकी वजह से जो हमारे बॉडी रहता है वो ठंडा रहता है। अब यहाँ पे आके हमारा जो चैप्टर है समाप्त होता है, और अगर आपको ये सभी नोट्स चाहिए तो आप हमारे चैनल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखें, यहाँ पे हम लिंक दे दिए हैं, जिसकी वजह से आपको नोट्स ये नोट्स मिल जाएंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।